Hello students, so this is equations of motion in which we will first find out velocity attained by a particle in time t. बच्चों हम कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने लगे हैं, जिनमें से हम पहली इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं और ये सारी की सारी इक्वेशन तभी वैलिड हैं अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे जाएं, जिसको आपने dv/dt कहा है, तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से मेंशन कर सकते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अगर इस इक्वेशन को ड्राइव करना है तो हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं बोथ साइड्स, और इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं इसकी इंटीग्रेशन को शो करने लगा हूँ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंडीशन। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली लिमिट्स का यूज़ करेंगे बच्चों। लिमिट के लिए अगर आप t0 को चूज़ कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट u होगी। अगर आपकी मोशन ख़त्म हो चुकी है, आपका टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन t है, तो आप इसी में फाइनल वेलोसिटी को v लिखेंगे। जैसा कि आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन को देखें तो dv जो हमारे पास यहाँ पर पहली वर्डिंग आई है, इसकी इंटीग्रेशन को v कहते हैं। लिमिट्स के लिए आप राइट साइड पे लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट मानी गई है जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। t के लिए हम यहाँ से लिमिट भरेंगे। लिमिट जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिमिट v की जगह भर के माइनस लिख के इसी जगह पर जब लोअर लिमिट भरेंगे एंड ऑन द सेम साइड जब हम अपर लिमिट भरेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन मिल जाएगी जिसका नाम है v इज इक्वल टू u प्लस at। आप इसी इक्वेशन में नेक्स्ट देखें जहां हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने लगे हैं। बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे आप dx/dt कहते हैं कैलकुलस मेथड में, अगर आप इस बार इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप यहाँ पर इस वर्डिंग को vdd लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसी इक्वेशन में हम वर्डिंग भरना चाहें तो हम एक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं बच्चों, जिसका नाम है v की जगह पर हम उसकी पहली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम v को u प्लस at भर देंगे। आपके पास ये वर्डिंग u dt प्लस at dt हमारे पास वर्डिंग बन जाएगी। अब हम उसी तरह से कैलकुलस मेथड से करने के लिए इंटीग्रेशन करने लगे हैं। अगर आप इसकी अब इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ विद लिमिट्स, तो आप देख सकते हैं मेरे पास राइट साइड में इस तरह से इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। अब लिमिट्स के लिए अगर आपके पास t की लिमिट 0 है, यहाँ पर इसे देखकर लिमिट देते हैं, तो मान लो आपके डिस्टेंस का नाम x0 है, हमें नहीं पता। ऑब्जर्वेशन ख़त्म होने पर अगर आपका टाइम t लिमिट में t बीत गया है तो हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर होगा। मैं उसी तरह से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिमिट यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास dt की इंटीग्रेशन उसी तरह से t आ रही है। यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस में जहाँ हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डील कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर a है, t की पावर यहाँ पर 1 है, आई विल राइट t²/2, और यहाँ से हम उसी तरह से लिमिट भर सकते हैं। लिमिट भरने के बाद जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू भरेंगे, आई एम श्योर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है, आप इस इंटीग्रेशन में जब अपर लिमिट भरते हैं
फिर उसके बाद लोअर लिमिट पढ़ते हैं तो आपके पास बॉडी की चेंज इन पोजीशन जो कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर बच्चों हमें यहाँ पर तीसरी इक्वेशन मोशन की ड्राइव करनी है, जिसे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर एक बार एक ऐसी इक्वेशन की बात करने लगे हैं जो हमारे पास एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अगर आप इसे देखें तो किसी भी इसे जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से शुरू करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक वर्डिंग है, लेकिन आप जानते हैं इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। आप जब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं पिछली इक्वेशन में तो इंटीग्रेशन में t आएगा, जबकि आपकी इक्वेशन तो टाइम इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम इस इक्वेशन को समझने के लिए एक एस्पेक्ट को यहाँ बदलने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन से शुरू करते हैं, सेम प्रॉब्लम आपको टाइम की फिर आएगी। इसका मतलब है क्योंकि हमें टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर आपके इस dv/dt की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को बड़ी ध्यान से एनालिसिस करें तो आपका ये dx/dt तो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब आप इस इक्वेशन को v लिखकर dv/dx लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन के फार्मूले में से dt को एलिमिनेट कर दिया गया है सो दैट हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को ढूंढ सकें। मैं आपकी इस इक्वेशन को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ अपने आंसर तक आने के लिए। उसी तरह से हम अपने इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट्स बोथ साइड्स। तो मैं इंटीग्रेशन का स्टेप ले रहा हूँ। ये है v dv की इंटीग्रेशन और यहाँ पर है a dx की इंटीग्रेशन। एक बार फिर देखें, एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेयर x लिमिट x0 है तो आपकी वेलोसिटी इनिशियल है। जब आपका ये डिस्टेंस x बीत जाएगा तो वेलोसिटी को आप फाइनल लिख सकते हैं। लिमिट को नीचे से ऊपर की तरफ ही मेंशन करें। अब ध्यान दें, v की इस लिमिट के लिए मैं इसे यूज़ करने लगा हूँ और इस कंसेप्ट को एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट मानी गई है। dx की इंटीग्रेशन को मैं इस तरह से कैलकुलेट करने लगा। अब आप उसी तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन के इस फाइनाइट आंसर को कैलकुलेट करेंगे ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपके इस आंसर में अगर आप देखें तो यहाँ पर a आ गया है, लेकिन जब आप यहाँ पर अपर माइनस लोअर लिमिट भरेंगे यू विल गेट इट लाइक दिस। ये चेंज इन पोजीशन है जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। 2 को मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूँ एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस और v² u² 2a the final displacement you can write. So very important equation for +1 students because this is time independent equation। बच्चों अब फोर्थ इक्वेशन को देखें जिसको हम फिर एक बार डिस्टेंस की ही बात के लिए ड्राइव करने लगे हैं अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन हम इसे पूरी जर्नी t सेकंड के लिए नहीं, हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेकंड, कोई एक सेकंड, मतलब हम t नहीं tth सेकंड के लिए कैलकुलेट करने लगे हैं। मैं एग्जाम्पल वाइज लिख रहा हूँ, हम कोई एक सेकंड जो t-1 से t सेकंड के बीच में कोई एक सेकंड है उसके लिए कैलकुलेट करने लगे हैं इसे।
अब मैं यहाँ से फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हम कैलकुलस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। आई विल राइट dx एज v dt। आप यहाँ पर अपनी इस क्वेश्चन में v की जगह पर उसकी एक्सपेंशन u प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आपने अपनी इस इंटीग्रेशन के दौरान जो चीज़ यहाँ पूछी गई है वो एक डिस्टेंस है। मैं उसी तरह से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन वो डिस्टेंस जितना भी आपको स्टार्टिंग से एंड तक कैलकुलेट करना है वो अब एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए डिस्कस हो रहा है। तो आप चेक करें, यहाँ पर टाइम की लिमिट देते हुए 0 से t ना लिखें, t-1 से t लिखें, जो कि एक पर्टिकुलर सेकंड को डिस्कस करेगा। dx की इंटीग्रेशन के लिए x लिखें और मैं यहाँ पर वो वैल्यू लिख देता हूँ। dt की इंटीग्रेशन के लिए t लिखें, मैं लिमिट राइट साइड पे लिख देता हूँ। a को कांस्टेंट मानकर इंटीग्रेशन करते हुए मैं यहाँ पर इसकी लिमिट को यूज़ करने लगा। अब मैथमेटिकली जब हम इसकी इंटीग्रेशन लिमिट को यूज़ करेंगे, यू नो इट वेरी वेल, आप पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट का यूज़ करने लगे हैं। यहाँ पर ये है मेरे पास अपर लिमिट माइनस इसकी लोअर लिमिट, ये है मेरे पास अपर लिमिट t और उसके बाद है उसकी लोअर लिमिट t-1। यहाँ पर है मेरे पास एक्सेलरेशन में a, यहाँ पर है पहले अपर लिमिट और यहाँ पर है मेरे पास लोअर लिमिट। तो बस यहाँ ध्यान रखें, यहाँ एक पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है। अगर आप इसे चेक करें तो फिर ये चेंज इन पोजीशन है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यहाँ से आपके पास ब्रैकेट में से t माइनस कैंसिल हो जाएगा और अगर आप चेक करें तो बस यहाँ u बच जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ से a और 2, मैं यहाँ से 2 कॉमन करने लगा हूँ। मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ओपन करने लगा हूँ। अगर आप इसकी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्टेंस का फार्मूला मिलेगा। ये डिस्टेंस का फार्मूला जब आप उसकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई एम श्योर आप कर लेंगे, तो आप जब इसे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला ऐसा मिलेगा जिसे डिस्टेंस का ही फार्मूला कहते हैं। बट बी केयरफुल, ये डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट जर्नी फॉर t सेकेंड नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ जर्नी फॉर ए पर्टिकुलर सेकेंड है। थैंक यू।